हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? ओके, बढ़िया ही होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अब आपने देखा है कि सीडीएस का एग्जाम आप दे चुके हैं। आपने उसमें देखा होगा कि सीड जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसका वेटेज बढ़ गया है। पहले जहां इकोनॉमिक्स के 6 से 8 क्वेश्चन आया करते थे और टीचर सजेस्ट किया करते थे कि इकोनॉमिक्स को आप छोड़ सकते हो, लेकिन आज के टाइम में ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी नहीं थी उन लोगों का मुश्किल ही पेपर क्रैक हुआ होगा, क्योंकि इस बार देखा गया है कि इकोनॉमिक्स के 15 से 20 क्वेश्चंस आए थे। तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया उनका तो पेपर निकलना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री तो वैसे भी ऐसी आती है कि कोई कर नहीं पाता। तो इस सीरीज में मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इकोनॉमिक्स को इस तरह से कवर किया जाए कि बाकी की भी पढ़ाई हो सके और इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर लें। जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे हमारी प्रेपरेशन एक कंप्लीट हो जाएगी। अगर इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन हम करने लग जाएं, फॉर एग्जांपल अगर 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ये जो सीरीज करा रहा हूं इससे आप उसके 60 to 70% क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स वैसे बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं आपके लिए जो ये सीरीज लेकर आया हूं इसमें हम वही क्वेश्चंस करेंगे और वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि सीडीएस और सीएपीएफ में आ सकते हैं। मैं दोनों एग्जाम को कवर करूंगा दोस्तों, सीडीएस और सीएपीएफ, क्योंकि मोर और लेस जो जीएस का सिलेबस है इन दोनों में सेम है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और जो हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? वी विल कवर व्हाट इज नेशनल इनकम, देन हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है, फिर देखेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, बच्चों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर हम देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। उसके बाद एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। सर ये क्या है? इनकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल नेशनल नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बाद में हम देखेंगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। इसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, जो बुक्स में लिखा होता है वो चीज क्लियर नहीं होती। तो आज इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है व्हाट इज नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है दोस्तों? तो ये यहां पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन पर पहुंचने से पहले मैं पहले आपको समझा देता हूं। जैसे अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान को कोई बिजनेस सेटअप करना है और उसे प्रोडक्शन करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों? सपोज आप ही हैं तो बताइए। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पहला तो होगा लैंड, क्योंकि जब तक लैंड नहीं होगी तो आप फैक्ट्री किस पे सेटअप करोगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जमीन होनी चाहिए। तो पहला फैक्टर है लैंड। ओके दोस्तों, ये क्या है? वेट वेट वेट, सॉरी दोस्तों, टूल खुला रह गया था। वेट, या अब बंद हो गया। अब मैं लिखता हूं दोस्तों फैक्टर्स। तो पहला जो फैक्टर है दोस्तों वो है लैंड। सबसे पहले तो आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके बाद दोस्तों जरूरत पड़ेगी आपको लेबर की। ठीक है, अब आपने लैंड में फैक्ट्री सेटअप कर दी, अब उस फैक्ट्री में काम भी तो करेंगे, तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, लोगों की। ठीक है, फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर आपको जरूरत पड़ेगी कैपिटल की, पैसे की, मशीनरी की, क्योंकि बिना मशीनों और पैसे के तो काम हो ही नहीं सकता। आप कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ओके, एंड लास्ट ऑन्टरप्रनोर। ठीक है, ऑन्टरप्रनोर और ऑन्टरप्रनोरशिप, ये क्या है? वो इंसान जो ये स्टेप उठा रहा है, जो वो प्रोडक्शन के ऊपर खड़ा है, जो ये प्रोडक्शन करवा रहा है, जिसका वो बिजनेस है। ठीक है, जैसे अब मैंने सोच लिया कि मुझे इस चीज की फैक्ट्री खोलनी है, तो मैं क्या हो गया? ऑन्टरप्रनोर हो गया, क्योंकि मैंने वो चीज शुरू करी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज क्लियर हुई। अब जब लैंड है तो उसका कुछ रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, लैंड का रेंट देना पड़ेगा, जैसे मैंने लैंड ली है, ठीक है, ये जमीन है तो उसका रेंट भी तो चुकाना पड़ेगा। लेबर है, अब मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, तो उनके वेजेस भी तो देने पड़ेंगे, तो वेजेस हो गए। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल पे क्या आता है?
इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अगर आज मैं कैपिटल लगा रहा हूं तो फिर आगे चल के मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो चीज। और एंटरप्रेन्योर, अब जैसे कि मैंने कोई काम शुरू किया तो किस मोटिव से काम शुरू किया होगा कि भाई मुझे प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। ठीक है, तो प्रॉफिट। और इन सब चीजों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, सॉरी सॉरी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको कहते हैं फैक्टर इनकम। और जब हम ये फैक्टर इनकम को जोड़ देते हैं और जितने भी उस कंट्री के लोग इस काम में लगे होते हैं, मतलब जब हम ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उन सारी पॉपुलेशन का जोड़ देते हैं जो कि इन कामों में लगी होती है, तब उन सभी का समीशन क्या देता है हमें, नेशनल इनकम देता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज द सम, ठीक है, इन सभी का सम ऑफ इनकम। और यहां पे इनकम की क्या बात है, फैक्टर इनकम। ओके, अर्नड बाय इट्स रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एक तो वो होता है कि जहां पे हम मतलब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है। एक होता है कि जहां पे इनमें से कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जो पैसा आ रहा होता है वो किसी डोनेशन के थ्रू आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम डोनेशन को नहीं देते कि किसी कंट्री ने हमें डोनेशन दे दिया, जैसे हमारी बगल वाला देश है वो डोनेशन पे ही पड़ रहा है, चैरिटी पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। तो उस पैसे को हम अपनी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं। हम किसको जोड़ते हैं, जो कि फैक्टर्स के थ्रू आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी जो फैक्टर इनकम होती है उसी को हम इंक्लूड करते हैं। बोथ विद इन एंड आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब इस चीज को अच्छे से समझा देता हूं, इसका क्या मतलब है, विद इन एंड आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जैसे कि दोस्तों हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और ये इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री है। अब यहां पर क्या होता है, हमारे टाटा भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी वाकिफ होंगे। ठीक है, और गूगल भी काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों की फैक्ट्री सेटअप है यहां पर। ठीक है, अब एक टाटा ने अपनी फैक्ट्री है, टाटा ने लगा ली बाद फॉरेन में, एक कंपनी लगा ली। ठीक है, तो ये कंपनी जो मान लो अमेरिका में है, ये कंपनी हमारी इंडिया की अमेरिका में सेटअप है। अब ये कंपनी जो है, जो अमेरिका में सेटअप है, ये भी कुछ इनकम जनरेट कर रही होगी। तो वो जो ये इनकम जनरेट कर रही है ना, ये वाली फैक्ट्री, ये हमारे इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि हमारे देश की कंपनी है टाटा। ठीक है, और जो ये गूगल है दोस्तों, ये जो हमारे इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करके जो काम कर रही है, जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी इनकम अर्न कर रही है, वो हमारे देश की इनकम नहीं है दोस्तों। गूगल जहां की कंपनी होगी या और कोई कंपनी होगी, वो उसी देश की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की ये कंपनी नहीं है। तो इस चीज का समझ में आया, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। समझ में आया दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा आपको। एक और बार डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला तो ये फैक्टर इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो फैक्टर इनकम में आते हैं। एम्प्लॉय कंपेंसेशन, क्या ये आता है क्या दोस्तों, ये आता है, आता है, आता है, आता है। तो ये तो आता है, ठीक है, पहला ऑप्शन। मतलब बी तो नहीं हो सकता, ये हो गया एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें वन नहीं है, वन होना जरूरी है। तो ए, सी और डी में से कोई एक होगा। इंटरेस्ट, 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 ये रहा, पकड़ लिया, यहां पर है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी होता है, मतलब वन और टू। ठीक है, हमारा अब ए भी नहीं हो सकता। अब सी या डी में से कोई एक होगा। अब रेंट, फोर्थ रेंट, या रेंट भी है दोस्तों। ठीक है, तो वन, टू एंड फोर, वन, टू एंड फोर, थ्री होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। यहां पे कहीं मैंने टैक्स की बात करी है, करी है, नहीं करी है। ठीक है, तो तीसरा नहीं होगा, तो कौन कौन सा होगा, वन, टू एंड फोर। और ये कहां पर है, ओहो डी में। हेयर इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया।
समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड देयर प्रॉपर्टी वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इन अ ईयर इज टर्म्ड एज, अभी तो पढ़ा है दोस्तों यार, ग्रॉस नेशनल इनकम। क्लियर है? ये भी हो गया। देखा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? एक हमने नेशनल इनकम पढ़ा, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? ठीक है, नेशनल इनकम इन इंडिया के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। देखते हैं। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज डिक्लाइंड। सही बात है या गलत बात है? आप सुनते होंगे कि जो क्या कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चर सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला तो मुझे गलत ही लग रहा है, जो कि गलत है भी। सेकंड, द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज इंक्रीज शार्पली। ये बहुत सही बात है, ये स्टेटमेंट बहुत सही है और मुझे लग रहा है यही सही है, लेकिन अभी टिक नहीं करना है, पहले बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं। ठीक है, सी देखते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज रिमेन्ड स्टैटिक। नहीं, कम हुआ है। गलत। द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज डिक्लाइंड। गलत है भाई, बढ़ा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? ओके। अब हम इसमें वैसे आगे की जो टॉपिक है, कंपटीशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, इसमें कई सारे मेथड हैं, लेकिन जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो है जीडीपी। आप सभी ने ये शब्द सुना ही होगा, भले आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, सुनने में आता होगा। इंडिया की जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट बन गई, फिफ्थ लार्जेस्ट बन गई, यूके को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को छोड़ दिया। ये सब चीजें आपके सुनने में आती होगी, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कहीं आसपास बात चलती होगी तो वहां पर। ठीक है, तो ये होता क्या है? सबसे पहले तो देख लेते हैं डेफिनेशन। द मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू है दोस्तों? मार्केट वैल्यू। वेट, अपडेट आ जाता है दोस्तों, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फाइनल है ना दोस्तों, इस पे ध्यान देना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। कंट्री की टेरिटरी मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अ ईयर। वैसे तो जीडीपी जो है वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी हम एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जो जनरली हम यूज करते हैं वो है 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जनरली अ ईयर। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है हर कंट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये शर्ट है, ठीक है, ये कहीं पर बनी होगी, मे बी इंडिया में हो या कहीं बाहर से बन के आई हो। तो इस तरह का प्रोडक्शन, ये पेन हुआ, ठीक है, ये मोबाइल के कवर हुए, तो इस तरह के प्रोडक्शन होते रहते हैं। तो जीडीपी क्या होती है दोस्तों? जीडीपी होता है समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनकी क्वांटिटी, कि अगर ये पेन बना तो कितनी क्वांटिटी में बना, और उनकी मार्केट प्राइस, और इसकी जो मार्केट प्राइस क्या है वो, इन सब का समीशन कहलाता है आपका जीडीपी। क्यू हेयर क्वांटिटी, एमपी हेयर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जैसे कि एक प्रोडक्ट की बात करिए, अब ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1 2 3, मतलब लाख्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी और उनकी प्राइस। जब इन सबको हम जोड़ देते हैं तो जो हमारा सम आता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी क्वांटिटी में, और जब हम उनका मार्केट प्राइस जब जोड़ देते हैं तो जो हमें सम मिलता है ट्रिलियंस में, ठीक है, हमारे ट्रिलियंस में जो देखी जाती है हमारी जीडीपी, वो से कहते हैं जीडीपी। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है आपको? ठीक है, अब 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहला तो ये है फाइनल।
फाइनल क्या होता है? जैसे दो तरह के गुड्स होते हैं दोस्तों, एक होता है इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट, और एक होता है फाइनल गुड। ये दो तरह के गुड्स होते हैं दोस्तों। इंटरमीडिएट गुड होता है कि अभी वो पूरी तरह से बना नहीं है, अब किसी प्रोसेस में, इन दी प्रोसेस, इन दी प्रोसेसिंग, सॉरी, ठीक है। और फाइनल गुड एक पूरी तरह से तैयार हो गई कोई चीज, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं दो तीन, ठीक है। पहला तो ये टायर है, ठीक है। कंट्री टायर, सॉरी, कंपनीज टायर मैन्युफैक्चर करती हैं, तो टायर एक इंटरमीडिएट गुड है या मतलब फाइनल गुड है? आप में से कई कहेंगे सर फाइनल गुड है, टायर बन गया, ठीक है। लेकिन ये हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि टायर जो है अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो हम उसे फाइनल गुड में मतलब कंसिडर करेंगे, हाँ ये फाइनल गुड है। लेकिन टायर से कुछ बनता भी तो है। टायर किस चीज में काम आते हैं? ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स बनती हैं उनमें टायर लगते हैं, कार्स बनती है उसमें टायर फिट इन होते हैं। तो कार यहां पर फाइनल प्रोडक्ट हुआ या टायर फाइनल प्रोडक्ट हुआ? बताओ बताओ, फाइनल गुड कौन सा हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार यहां पे हमारा फाइनल गुड है, और जो टायर है वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि टायर जब कार में फिट इन हो गया तब वो जो कार बनी वो हमारा फाइनल गुड है। तो पहला एग्जांपल क्या है? टायर्स का। वेट, हिंकच कार्ड, हिंकच कार्ड, हिंकच कार्ड, टायर्स, जो कि हमारा इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। और जब ये टायर से कार बनी तो ये कार हमारी क्या हो गई? फाइनल गुड। तो जीडीपी में मैं कैसे लूंगा? टायर्स को मतलब एस्टिमेट करूंगा या कार्स को? कार्स को करूंगा, क्योंकि कार क्या हमारा फाइनल गुड। तो जितनी भी कार बनी होंगी, कितने नंबर्स में बनी होंगी, और उनका मार्केट प्राइस क्या होगा, जब मैं इन सबको एस्टिमेट कर लूंगा तो वो मेरी जीडीपी बन जाएगा, जितनी भी कार बनी उनके रेस्पेक्ट में। ऐसे ना जाने कितने प्रोडक्ट है, कार हुए, पेन हुए, बैग्स हुए, मोबाइल के कवर हुए, किताब कॉपी हुई, ठीक है, ये शर्ट हुई, इतनी महंगी शर्ट दिख रही है आपको, बट रेट नहीं बताऊंगा, जल जल जाओगे तुम, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लो और समझ में आएगा आपको। सेकंड एग्जांपल है वीट। वीट को आप क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट है या फाइनल है? ठीक है, आप सभी को पता है वीट से और चीजें भी बन सकती हैं। क्या क्या बन सकती हैं? बताओ बताओ बताओ, बहुत सी चीजें देखी होंगी आपने अपने पास। एक तो ब्रेड बन सकते हैं, और जब वीट से ब्रेड बन सकते हैं तो वीट फाइनल प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? ये फाइनल गुड कैसे हो सकता है? जब उससे कुछ बन गया तो वो फाइनल गुड तो हो नहीं सकता। तो वीट क्या हमारा? इंटरमीडिएट। ब्रेड क्या हुआ हमारा? फाइनल गुड, ठीक है। मतलब फाइनल गुड का अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं ना, जो उसके बाद कंज्यूम ना हो सके, उसकी कोई और फॉर्म ना बन सके, ठीक है। ब्रेड के बाद और कोई फॉर्म नहीं बन सकती, आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम करोगे। लेकिन जिस चीज की अभी और गुंजाइश हो, जैसे एक और मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे ऑरेंजेस हुए, ऑरेंजेस को आप वैसे भी खा सकते हो अगर आपने वैसे कंज्यूम कर लिया, ठीक है। लेकिन ऑरेंज के ऑरेंज जूसेस भी तो बनते हैं, रियल का जूस पीते हो आप, पर रियल नहीं होता, कुछ रियल नहीं होता। वैसे जूस रियल होते हैं, और जो रियल में आते हैं ना वो रियल नहीं होते। समझ में आई होगी बात, नहीं आई तो मुझे मतलब नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ऑरेंज से जूस बनते हैं, ठीक है, ऑरेंज जूसेस कहते हैं। जैसे रियल ने बहुत सारे रियल कंपनी है, देखा है ना, जूस पिया है, गरीब तो नहीं हो तुम, वो तो तब भी मत पीना, ठीक है, नॉर्मल जूस पियो, ठीक है। जैसे रियल कंपनी हुई, उसने कहा इधर ला बहुत सारे ऑरेंजेस दे मुझे, तो उसने वो ऑरेंजेस खरीद लिए, फिर उसने उनका जूस बना के अपने पैकेट में बंद करके दे दिया, ठीक है। तो जो उसने वो पैकेट बना के दिया है ना जूस का, उसे हम कहेंगे फाइनल गुड। जबकि जो ऑरेंजेस थे उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट, क्योंकि ये इन ऑरेंजेस से क्या बना? ऑरेंज जूस, वो भी किसका? रियल का ऑरेंज जूस। क्लियर हुआ दोस्तों? ये हमारा क्या हुआ? फाइनल गुड। एक और एग्जांपल चाहिए क्या? चाहिए किसी को? नहीं 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 चाहिए ना, ओके चलो खुश हो जाओ। जैसे आप देखो, ये क्या है? ये शर्ट है, इस शर्ट में जो धागा लगा हुआ है, उस कपड़े को हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड? अबे फाइनल गुड नहीं हुआ, इंटरमीडिएट गुड होगा। कपड़ा इंटरमीडिएट, ये शर्ट जब बन गई उस कपड़े से, तब ये बना फाइनल गुड। खांसी दिलवा दी यार तुमने, एंड तो मूड खराब कर रहे हो तुम, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया जीडीपी क्या होती है?
ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें कई चीजें होती हैं, वैल्यू एडेड मेथड होता है जो कि आज के टाइम में यूज किया जाता है, बट वो हमारे काम का नहीं है। तो मैं एक मतलब ब्रीफ सा बता देता हूँ कि आपको क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड। जैसे मैंने बताया ना, ऑरेंजेस का एग्जांपल लिया, किसी फार्मर है, उसने क्या कहते हैं, ऑरेंज उगाए, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट आई होगी 1 किलो ऑरेंज उगाने में, मान लो 1-2 रुपए आई होगी, हम जीरो मान के चलते हैं अपनी उसके लिए। 0 रुपए उसने लगाए और ऑरेंज उगाए, ठीक है, मतलब ऑरेंजेस की खेती करी, ठीक है। अब उसने, जब उसने वो ऑरेंजेस बेचे होंगे, तो फ्री में ही बेच दिए होंगे या कुछ पैसे लगाए होंगे? उसने कुछ पैसे लगाए होंगे, सपोज उसने पैसे लगाए 15 रुपए, कि अब मैं 15 में बेचूंगा, ठीक है, 1-2 रुपए लगा, उसने 15 में बेच दिया। फिर अब उसने जिसको बेचा, ठीक है, वो कौन था? वो उसने ऑरेंज बेच दिया मान लो जूस मेकर को, वो जूस बनाता है। अब उसने उनका, उसके लिए वो कॉस्ट क्या पड़ी? 15 पड़ी, ठीक है। ये हो गया आपका, सुनो, रुको रुको रुको, ये यहां से हटाओ, ठीक है। हाँ, ये इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। फिर उसने वो 15 रुपए का खरीदा, उसने जूस मेकर ने 15 रुपए के ऑरेंजेस खरीद लिए। अब जब वो उनका जूस बना के बेच रहा है, तो 15 का बेचेगा या उससे ज्यादा का बेचेगा? मैं, मेरे सुनाई में दे रहा, आप ज्यादा का बेचेगा। मान लो उसने वो बेचा 20 का, ठीक है, 20 का बेच दिया, ओके सर। फिर उसने वो जो जूस बेचा, अब सपोज उसने वो जूस बेचा और उस जूस को लेकर किसी ने उसको पैकेट में बंद करके बेचना शुरू कर दिया। अब मान लो उसके वो जूस पड़ा 20 का, ठीक है, अब उसने वो पैकेट में बंद करके दिया, तो वो 20 का देगा या ज्यादा का देगा? उसने अपने मन से वैल्यू दी, क्या 20 का नहीं, मैं इसे बेचता हूँ 30 रुपए का, तो 30 रुपए का उसने बेच दिया। तो यहां पर खुद से एक वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। जैसे फार्मर ने वैल्यू ऐड करी 15 की, ठीक है, इसने ऐड करी 5 रुपए की, इसने ऐड करी 10 रुपए की, ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर हम इसे जोड़ें तो कितना बैठ रहा है? 30 बैठ रहा है, 30 बैठ रहा है। और ये जो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बिका था, ये भी 30 का बैठ रहा था। तो वैल्यू एडेड, ठीक है, और ये भी हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, और इसे ही हम कहते हैं जीडीपी। ये क्या है दोस्तों? फाइनल प्राइस है, ठीक है, किसकी? किसी भी गुड की, ठीक है, तो वही तो हमारी जीडीपी होती है, ठीक है। और वैल्यू एडेड में भी यही आ रही है। तो आज के टाइम में क्या होता है कि जीडीपी की जगह पे जीबीए यूज करते हैं। जी मतलब ग्रॉस, मतलब जितनी भी वो होते हैं प्रोडक्ट, उनको समझ रहे हो ना, ग्रॉस टोटल एडिशन, ठीक है। तो जीबीए यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि इजी भी होता है, जिसमें देखो जीडीपी में तो हमें बस ये लास्ट का पता चला, लेकिन जीबीए में हमें हर स्टेज का पता चलता है। हाँ भाई हाँ, यहाँ पर इतना एडिशन हुआ, यहाँ पे इतना एडिशन हुआ, यहाँ पे इतना एडिशन हुआ। तो इस तरह से ये आसान भी रहता है। लेकिन ये आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना आप, नहीं, सीडीएस और सीएपीएफ नहीं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनमें ज्यादा ये काम का है, ठीक है। पर फिर भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में लिख दे के सर मुझे बता दो, मुझे सीखना है, ठीक है, तो इसकी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से, जो डिटेल लोगे। ये चीज क्लियर हुई? ओके। अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो होता है मार्केट प्राइस वर्सेस बेस प्राइस, नहीं, हाँ, बेस प्राइस और बेसिक प्राइस, ठीक है। ये चीज है। अब ये क्या होते हैं, देखो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो मतलब फैक्ट्री से बन के आया बाहर, तो उसकी जो बेस प्राइस है वो है, सपोज मान लो 600 रुपए, ठीक है, उसकी वो बेस प्राइस है। जब इस बेस प्राइस में हम 5% का, या किसी भी, जितना भी जीएसटी लगेगा, अब जीएसटी लगता है ना किसी प्रोडक्ट पे, तो जब इस प्रोडक्ट पे जीएसटी लग जाए, सपोज 5% जीएसटी लगा, फिर जो इसका जो अमाउंट होगा जो बेका बेका जाएगा, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? जब हम बेस प्राइस में टैक्स को जोड़ देते हैं, तो वो जो प्राइस निकल के आता है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। जैसे 600 का 5% कितना होता है? बता दो यार, 30 रुपए होता है, शायद 30 रुपए होता है, ठीक है, तो 30 रुपए टैक्स लग गया इस पर, तो फाइनल क्या आया? 630 रुपए। तो मार्केट प्राइस कितना बना? 630 रुपए। बेस प्राइस कितना बना? 600 रुपए। और जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो 30 रुपए है, वो किस पे चला गया? गवर्नमेंट पे चला गया, सरकार पे चला गया। जो आपने जीएसटी पे किया ना, जो आपने टैक्स पे किया है, वो किस पे जाता है? सरकार पे। समझ में आई? मार्केट प्राइस और बेस प्राइस का
जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ले जाती है। मार्केट प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस क्या होता है। बेस प्राइस होता है जब बेस प्राइस में जीएसटी लग जाती है, जब टैक्स लग जाता है, तो जो उसकी कीमत निकल के आती है नई बढ़ी हुई, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। और इसी मार्केट प्राइस पे आपकी जीडीपी एस्टिमेट होती है। जीडीपी क्वेश्चन आएगा, जीडीपी किस पे एस्टिमेट की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे, बेस प्राइस पे, या मार्केट प्राइस पे। किस पे की जाती है, मार्केट प्राइस पे। इसलिए ये डेफिनेशन में क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू टैक्स लगा के, टैक्स लगा के। क्लियर हुआ, समझ में आ रही है बात, बस ऐसी आएगी समझ में बात, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन, जीडीपी कौन निकालता है भाई, कौन एस्टिमेट करता है, बताओ। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएसओ। सीएसओ, क्लियर है, चीज क्लियर हुई। ओके सर, हमें क्लियर हो गई है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। ठीक है, बहुत मस्त टॉपिक है दोस्तों, बहुत मस्त। नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, बताओ क्या डिफरेंस होता है। सर रियल रियल होता है, नॉमिनल नॉमिनल होता है। ठीक है, वही वही बात हो गई कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। सर सॉफ्टवेयर सॉफ्ट होता है, हार्डवेयर इज हार्ड होता है। ठीक है, तो वो वाला नहीं है। नॉमिनल मतलब कि नाम की जीडीपी, ठीक है, नाम की जीडीपी। रियल मतलब रियल जीडीपी, असलियत में जो जीडीपी है वही ये जीडीपी है, ये तो नाम की जीडीपी है। ठीक है, अब क्या होता है सिस्टम दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे पहले नॉमिनल की बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी, ये जो जीडीपी है दोस्तों, ये निकाली जाती है करंट प्राइस पर। किसी भी प्रोडक्ट की करंट प्राइस क्या चल रही है उस पर निकाली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 2014 में, मान लो ये पेन है, अभी इसे सिंपल पेन समझो। ठीक है, इस पेन की जो कीमत थी, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, रुक जाओ, बना लन दो, अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। 2014 में, 2014 में जो इस पेन की कीमत थी वो थी 5 रुपए। और जो इस पेन की जो मतलब वो हुई, क्या कहते हैं, जितनी क्वांटिटी में ये पेन बनाएगा वो क्या था, 20 पेन ऐसे बनाए गए। ठीक है, तो हमारी जीडीपी क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, कितना ही प्राइस है और कितनी क्वांटिटी में बनाएगा, तो ये हमारी क्या आई, 100 जीडीपी आ गई भाई साहब, जीडीपी। ठीक है, 2015 में अभी इस पेन की कीमत भाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है, इसकी हो गई कीमत 6 रुपए। ठीक है, और 18 बने। ठीक है, तो हमारी जीडीपी कितनी आई दोस्तों, 108। क्लियर है, 2016 आते आते इस पेन की कीमत हो गई 8 रुपए, और हमारी क्वांटिटी कितनी ही थी, 17, 136। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब हम आते हैं 2022 पर। 2022 में जो कीमत थी इस पेन की, वो हो गई है आपकी 10 रुपए, और जो क्वांटिटी थी जिसमें ये बना था वो थी 15 बने थे ऐसे पेन, तो वो कितनी हो गई, जीडीपी। जीडीपी कितनी हो गई, 150। ओ माय गॉड, यहां मैं क्या देख रहा हूं, जीडीपी इज इंक्रीजिंग। सर हमारी तो जीडीपी 100 से 150 हो गई है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी हमें क्या दिखा रही है, कि हमारी जीडीपी 100 से 150 हो गई है। सर हम तो अमीर हो गए। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, क्वांटिटी जो थी, जो प्रोडक्शन था, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो कम हो रहा है ना दोस्तों, प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिखाया जा रहा है, कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है जबकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी में यही गड़बड़ होती है, कि जीडीपी यहाँ पे हमें दिख रही है बढ़ती हुई, लेकिन प्रोडक्शन तो कम हो रहा है। लेकिन ये जीडीपी बढ़ती हुई दिख क्यों नहीं रही, दिख क्यों रही है, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन है ना। जो प्रोडक्ट पहले 5 रुपए का था आज वो 10 रुपए का है,
इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन असल में हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। दैट इज ये इसका ड्रॉबैक है नॉमिनल जीडीपी का। इसलिए हम रियल जीडीपी पे भरोसा करते हैं। तो नॉमिनल की हुई नाम की जीडीपी, बस नाम की है, काम इसका कुछ नहीं है। जब हमें एस्टिमेट करना होता है ना, तो हम रियल जीडीपी को देखते हैं। सर रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? देखो रियल जीडीपी में क्या होता है दोस्तों, रियल जीडीपी में एक बेस ईयर फिक्स किया जाता है। बेस ईयर, मान लो वो बेस ईयर मैंने फिक्स कर लिया 2014, ठीक है। 2014 में उस प्रोडक्ट की जितनी प्राइस होगी वही प्राइस को हम लेते हुए चले आ जाएंगे। जैसे इस केस में 2014 में कितनी प्राइस थी, 5 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए ही हम लेंगे, और प्रोडक्शन कितना हुआ था, 20 रुपए, तो जीडीपी कितनी आई थी, 100 रुपए। अब हम नेक्स्ट 2015, ये तो 2014 का हो गया, 2015 में कितना लेंगे, कितना प्राइस लेंगे, 6। बेस ईयर की प्राइस लेनी है ना, बेस ईयर कितनी थी, 5, 6, इस बार हम 6 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, तो 5। और हमारे प्रोडक्ट कितना, मतलब क्वांटिटी कितनी थी, 18। तो कितना आया दोस्तों, बता दो यार, बता दो कितना आया, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। 2016 में कितना होगा, 5 और इंटू 17 कितना आया, 85। 2022 प्राइस कितना, 5 ही, क्वांटिटी कितना, 15 है, ओके। तो हमारा जीडीपी कितना आया, 75। तो यहां हमें पता चल रहा है कि हाँ यार हमारी जीडीपी तो कम आ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। यहां पर हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल हमारी जीडीपी की क्या हालत है, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है। रियल जीडीपी बता रही है हमें रियल सच्चाई। नॉमिनल तो हमें गुमराह कर रही थी कि हमारी तो जीडीपी बढ़ रही है, हम तो खुश हो रहे थे भाई, हमने तो पार्टी दे दी 1,000 रुपए की, 150 रुपए की जीडीपी होने पर यहां हमें पता चला हमारा तो घाटा हो रहा है, 100 से 75 आ गई हमारी जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी ये होती है। अब इसी से आता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या आता है, जीडीपी डिफ्लेटर, आए हम सबके सर, ठीक है। थैंक यू, मेरा बहुत अच्छा गाना गाता हूं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ये उसका है फॉर्मूला, ठीक है। नॉमिनल, उसके नीचे जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमें सर पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि नॉमिनल जीडीपी, और सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है भाई, मैं करा कुछ गड़बड़ है, रियल, ठीक है, रियल जीडीपी, 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 ठीक है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, तो इससे हमें इन दोनों का रिलेशन पता चलता है, ठीक है। और जो हमारी इन्फ्लेशन होती है उसको हटाकर क्या हमारा जीडीपी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, क्या एक्चुअल में चल रहा है, तो इससे ये पता चलता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि जीडीपी डिफ्लेटर 100 कब होगा, सोचो और बताओ 100 कब हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या हो सकता है, कब हो सकता है। सर यहाँ पे मुझे 100 दिख रहा है, और 100 फिर कैसे बचेगा ये, अगर सर मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया, तो मैंने यहां मुझे आ गया, अगर सर नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो सर 100 आ सकता है। और अब ये बराबर कैसे हो सकती है, किस केस में नॉमिनल और रियल जीडीपी बराबर हो सकती है, सोचो। सर मुझे आ गया, अगर सर इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो, इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो, मतलब इन्फ्लेशन हो ही ना सर, तब हमारा हो सकता है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी। क्योंकि नॉमिनल क्या होता है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है, हर साल किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती जाती है और उसी को हम नॉमिनल कहते हैं। लेकिन रियल में क्या होता है, बेस ईयर को लेते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन हो ही ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है वो बेस ईयर के बराबर ही रहेगा। जैसे 2014 में इस पेन की कीमत 5 थी, अब इन्फ्लेशन आई ना, महंगाई बढ़े ना, तो इसकी पेन की कीमत 5 ही रहेगी, तो नॉमिनल रियल के बराबर हो जाएगा। ओके सर। और दूसरी चीज यहां से ये भी पता चल गई, एक और केस में हो सकता है, अगर बेस ईयर में जितनी प्राइस थी, बेस ईयर में जितनी प्राइस थी वही
प्राइस रह जाए इस प्रोडक्ट की, जैसे इस पेन की फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गया 100 कब हो सकता है? ओके सर, समझ में आ गया। इट इज क्लियर टू यू? ओके, अभी इसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले नीचे आओ, मेरी कुछ बातें देख लो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एनडीपी। एनडीपी ये क्या होता है सर? ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट क्या है सर? ग्रॉस क्यों हटा दिया आपने, नेट क्यों लगा दिया? देखो सिंपल सा मतलब है, पहले आप एक टर्म समझ लो, डेप्रिसिएशन। अरे यार आज स्पेलिंग बड़ी गलत हो रही है। डेप्रिसिएशन ये क्या होती है सर? ये कौन सी नई बला आ गई? डेप्रिसिएशन में बताऊंगा पेन चेंज करने के बाद। दोस्तों जैसे कोई बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी ने बनाए 1000 बल्ब और वो 1000 के 1000 सही निकल जाए। कुछ टूट फूट भी तो होती है, कुछ खराब भी तो होते हैं। तो जो चीजें मतलब टूट फूटना, ठीक है, खराब हो जाना, उन सभी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे टाटा ने बनाए, टाटा ने क्या बनाए? टाटा ने मान लो बनाए 100 बल्ब बनाए। ठीक है, और उन 100 में से जो 10 बल्ब थे वो खराब निकले या टूट गए। तो जब हम इस 100 में से इन 10 को माइनस कर देंगे तो जो ये 90 आया, उसी को हम कहते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जो जीडीपी थी उसमें से जब हमने डेप्रिसिएशन को, किसको? तो टूट फूट को, खराब हो जाने को माइनस कर दिया, तब जो अमाउंट बचा उसी को हम कहते हैं एनडीपी। बोले तो एनडीपी। क्लियर हुआ? ओके सर, क्लियर हो गया। आ गया, आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। रफ कर दो फिर सर, कर दो। ओके 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 ओके, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद क्या आता है? हाँ रुको, फॉर्मूला लिख दो, नोट डाउन कर लेना फॉर्मूला दोस्तों। एनडीपी क्या होता है? जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो जो बचता है उससे कहते हैं एनडीपी। क्लियर है? डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना चले भी जाता पर टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या करें वैसे ही टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जीएनपी। जीएनपी ये क्या होता है? ग्रॉस, एक सेकेंड, हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो इंडिया की जमीन पे जितना भी उत्पादन हो रहा है उसे हम कहते हैं जीडीपी। लेकिन इंडिया के बाहर भी तो कुछ उत्पादन हो रहा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, उससे क्लियर होगा। जैसे थैंक यू यार, थैंक यू, अरे थैंक यू। क्या इंडिया का मैप, ताली बजाओ। ठीक है, हाँ, जैसे इंडिया में प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, टाटा हमारा इंडिया में भी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, इंडिया में इसकी फैक्ट्री है। ठीक है, अब यहां से कोई बाहर से कंपनी आई, ठीक है, और मान लो मैगडी, मैगडी ने भारत में एक अपनी कंपनी लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, और ये भी प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अब जीडीपी में तो मैं इन दोनों को एस्टिमेट करूंगा कि हाँ मैगडी कितना प्रोडक्शन कर रहा है और टाटा कितना प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन जब बात आ जाएगी दोस्तों नेशनल की ना, नेशनल की, तब हम ये जो मैगडी है ना, इससे थोड़ा कहेंगे साइड हट, साइड हट, साइड हट, इसे हम कहेंगे भाग जाए यहां से, हम तुझे नहीं गिन रहे, क्योंकि तू हमारे राष्ट्र नेशनल नहीं है हमारे। ठीक है, हमारा टाटा है हमारे देश का, तू है फिरंगी, तू है बाहर का, निकल तू, निकल निकल। नेशनल में हम केवल उसी को जोड़ेंगे जो कि हमारी देश की कंपनी है, टाटा। जो हमारे इंडिया का जो सिटीजन है, जिसने जो फैक्ट्री लगा रखी है, हम उसी को जोड़ेंगे। बल्कि कोई बाहर का आगे हमारे देश में फैक्ट्री लगा दे, हम उसको नहीं जोड़ेंगे। किस में नहीं जोड़ेंगे? नेस्ट जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में।
तो समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ओके, इट इज क्लियर टू यू। यहां से एक और चीज, अगर मैं आपसे पूछूं जीडीपी के रेस्पेक्ट में, अगर हमारा टाटा कोई बाहर कंपनी स्टेबलाइज कर दे, ठीक है, मान लो अमेरिका में हमारे टाटा ने कंपनी लगा दी, तो क्या हम ये कंपनी जितना प्रोडक्शन कर रही है अमेरिका में, उसको हम अपनी जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? सोच के बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेफिनेशन याद रखना। तो क्या हम इसे अपनी जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। जीडीपी में क्या होता है, जितना भी उत्पादन हमारे मतलब इस देश की सीमा सीमा के अंदर हो रहा है, ठीक है, हमारी टेरिटरी के अंदर हो रहा है, उसी को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। जबकि नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम याद करो, नेशनल इनकम सबसे पहले बताया था, उसमें हम जो बाहर की कम, जहां हमारा इंडियन का रेसिडेंट जो बाहर में भी कंपनी लगाया है, वहां से जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में। लेकिन जीडीपी क्या होता है? इट्स प्रोडक्शन दैट इज जो अंदर हो रहा है भारत के, ठीक है, ठीक है, दैट इज टेक्स प्लेस इन इंडियन बाउंड्री, ठीक है, इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी में पूछ लूं, ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट, इसमें पूछ लूं एनएनपी, एन मतलब नेट, नेट 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 की बात आ गई सर। अब मैं बता देता हूं, मैंने पहले ही पढ़ा है, जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस माइनस क्या, डेप्रीसिएशन। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मैं डेप्रीसिएशन हटा दूं, टूट फूट हटा दूं, तो सर वो मेरा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ओके सर, आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन की तरफ मत देखो, पहले ये देखो ये होता क्या है। पर्सनल एंड डिस्पोजेबल इनकम, दीज आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है, एक होती है पर्सनल इनकम और एक होती है डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है दोस्तों? पर्सनल इनकम रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, मतलब एक कोई इंडिविजुअल और उसकी हाउस होल्ड मतलब फैमिली वगैरह जो रिसीव कर रही है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे शौकर फैमिली है, ठीक है, शौकर फैमिली है, या फिर मैं अपनी बात करूं, मैं, यानी आई एम मी, ठीक है, मैं अपनी बात करूं, तो हम जितना भी पैसा हम पर आ रहा है, जितनी भी इनकम आ रही है, भले वो किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे वो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, ठीक है, वहां से आ रही हो, मैंने कोई बिजनेस लगा रखा हो, ठीक है, वहां से आ रही हो, ठीक है, या कहीं से मुझे मिला चैरिटी मिल रही हो, डोनेशन मिल रहा हो, ठीक है, या सरकार की किसी पॉलिसी से आ रही हो, ठीक है, या फिर मैंने अपना कोई मेरा घर है जिसको मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है, उससे आ रही हो, ठीक है, मतलब ऐसे जितने भी सोर्स जहां से मेरे पास इनकम आ रही है, ठीक है, उस इनकम को मैं क्या कहूंगा? पर्सनल इनकम। वो मेरी इनकम है सर, वो मेरी इनकम है जो जहां से भी आ रही है, चाहे वो बिजनेस से आ रही हो, चाहे मेरी जॉब से आ रही हो, ठीक है, चाहे सरकार की किसी पॉलिसी से आ रही हो, चाहे मुझे रेंट मिल रहा हो, चाहे मुझे डोनेशन मिल रहा हो बाहर से अंबानी की तरफ से, इट डजेंट मैटर, ये सब मेरे किस में आएगा? पर्सनल इनकम में आएगा। ओके सर, क्लियर हो गया पर्सनल इनकम क्या होता है? जहां से भी इनकम आ रही है मुझे या मेरी पूरी फैमिली में, जहां से भी इनकम आ रही है, मेरे भैया की भी जहां से इनकम आ रही है, मेरे पापा की भी जहां से इनकम आ रही है, पेंशन से आ रही है, जहां से आ रही है, तो मैं क्या मतलब, पर जहां से भी आ रही है, जितनी वो इनकम सोर्सेस हैं, वो मेरी पर्सनल इनकम है। क्लियर है? तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जब जब मैं बाहुबली बन जाऊंगा, मजाक कर रहा हूं, जब मैं पर्सनल इनकम में से, अरे हटो यार, इक्वल टू क्या है, ठीक है, जब मैं पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर दूंगा, जब मैं पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर दूंगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो जितना भी पैसा मुझ पे बचेगा, पर्सनल इनकम में से जितना भी मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, या जो भी मेरे टैक्स थे या वैसी चीजें थी जो मैंने पैसा दे दिया, फिर इस सब टैक्सेस को काटने के बाद जो पैसा मुझ पे बचेगा,
वो पैसा मैं चाहे सेव करूं चाहे मैं खर्च करूं, वो मेरा पैसा है। और इसी पैसे को, इसी इनकम को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जिसे मैं खर्च कर सकता हूं चाहे सेव कर सकता हूं, क्योंकि अब वो मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूं। तो पर्सनल इनकम में से जब मैं टैक्सेस को हटा दूंगा जो गवर्नमेंट को देने होते हैं, तो उनको देने के बाद जो मेरे पास इनकम बचती है वो कौन सी इनकम होती है? डिस्पोजेबल इनकम। और इसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये लेक्चर यहीं पर खत्म हो गया। मुझे बता दो चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आई है दोस्तों तो लाइक ठोक दो, ठीक है? आराम से ठोकना, फोन टूट जाएगा, ठीक है? और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दो, मैं जवाब दे दूंगा तुरंत। मैं नंबर भी दे रहा हूं, कॉल कर देना मुझे। हाँ दे रहा हूं नंबर, तुम 2 बजे मुझे कॉल करोगे, ठीक है? तो पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। और सर क्वेश्चन तो सॉल्व करा दो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स, मतलब बराबर है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? ABCD में से बता दो, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। तुम्हें पढ़वा रहा हूं, तुम पढ़ो। ये देखो बड़ा भी कर दिया, अब तो पढ़ लोगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर ये ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। गलत। प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस, नहीं गलत। पर्सनल इनकम होती है, प्राइवेट इनकम इनकम कुछ नहीं होती है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं यार। सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन सी है। पर्सनल इनकम में से जो डायरेक्ट है इस पे ऐड कर दिया, ठीक है, मेरी और मेरी फैमिली ने, ठीक है। और जो फीस वगैरह दे दी, फाइन्स वगैरह देते, जैसे मैंने बिना हेलमेट के चला गया था, मैंने वो मेरा चालान कट गया, फाइन दे दिए, तो ये जितने भी पैसे इनको देने के बाद जो इनकम बची वो क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही है। और इसी के साथ आपका CDS का अप्रैल का अटेम्प्ट निकल चुका है, अभी नहीं निकलेगा। मेहनत करेंगे मिलके और पेपर निकाल के रहेंगे, सबका निकलेगा जो ये देख रहे हैं वीडियो, मतलब जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे, ठीक है? इट इज क्लियर टू यू? समझ में आ गया? ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तब तक पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए इसका, अगली वीडियो इससे भी अच्छी होगी। जुड़े रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है? मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।